हेलो एवरीवन। चलो एक बात बताता हूँ आपको। 150 साल हो गया वंदे मातरम का, ये आपको पता होगा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 150 ईयर्स हुआ है, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऑथर कौन थे। ठीक है, तो मैं आपको दो नाम बोलता हूँ, एक तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और दूसरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन थे जो वंदे मातरम को लिखे थे। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको इस चीज़ को बहुत आराम से क्लियर किया जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों एक सेम ही व्यक्ति थे। बेसिकली क्या है कि जो चट्टोपाध्याय थे वो ऑथेंटिक बंगाली स्पेलिंग है जिसकी प्रोनाउंसिएशन चट्टोपाध्याय ही होगा, लेकिन चैटर्जी जो है एक ब्रिटिश सिरा एंग्लिसाइज्ड वर्जन है सेम सरनेम का। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, जो अभी जैसे मान लो कि आप जब भी इसको याद करने बैठते हो तो कहीं पे चट्टोपाध्याय कहीं पे चटर्जी आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसको यहीं कहीं याद करेंगे। ठीक है, सो यू आर वॉचिंग ISP सिंप्लीफाइड। लेट्स स्टार्ट विद द सिंप्लीफिकेशन ऑफ करंट अफेयर एंड यू आर वॉचिंग करंट अफेयर मॉड्यूल ऑफ CAMP, दैट इज करंट अफेयर एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ ISP से सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो जो भी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो सारी डिटेल आपको ऑलरेडी गिवन है, वो आप आराम से ज्वाइन कर लेना। आज हम लोग करंट अफेयर मॉड्यूल को स्टार्ट करने वाले हैं। बिट बाय बिट एक करंट अफेयर को जो नेशनल वन लाइनर सेगमेंट होगा उसको हम लोग आज देखेंगे। इसके साथ साथ पूरी की पूरी 1.5 और 2 ईयर की करंट अफेयर मॉड्यूल आएगी जिसमें हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब भी ऐड करेंगे। साथ में ही 25 से 30 टेस्ट आपकी ली जाएगी साइक्लिकली, ताकि आप इस पर बहुत आसानी से कर सको। बेसिकली जो करंट अफेयर मॉड्यूल है उसमें सिर्फ करंट अफेयर का हमारा मेन एम नहीं होता है, जो करंट अफेयर उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करते चलना है। ठीक है, अगर स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो समझ लो कि करंट अफेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर स्टैटिक को नहीं कर पाते हो तो करंट अफेयर पढ़ने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर करोगे तो 40-45 मार्क्स के आसपास आपको प्रीलिम्स में काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका स्टैटिक अच्छा नहीं है करंट अफेयर के साथ तो आपको प्रीलिम्स निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो जब भी करंट अफेयर पढ़ते हो, ठीक है, जब भी करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करते हो तो उसको स्टैटिक से लिंक करो। ठीक है, और अगर लिंक नहीं कर पाते हो तो मैं करके दूंगा आपको, ये जो हमारा कैंप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे वंदे मातरम ने 150 ईयर्स लिया तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है, लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, चटर्जी भी यू कैन से। ठीक है, बेसिकली इसको ओरिजिनली कंपोज किया गया था संस्कृताइज्ड बंगाली में। संस्कृताइज्ड बंगाली कहने का क्या मतलब है? बंगाली वर्जन ऑफ संस्कृत लिटरेचर। और इसका मतलब क्या होता है? आई बो टू द मदर और मदरलैंड। इसको पहले पब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंटली इन बंग दर्शन, जो कि एक जर्नल था 1875 में। बाद में इसको इंक्लूड कर दिया गया नोवेल आनंद मठ में 1882 में। ठीक है, तो ये सारा आपको सिग्निफिकेंस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इंस्पायर था ये सन्यासी रिबेलियन से। पावरफुल, बहुत ही पावरफुल स्लोगन बना ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट 1905 के वक्त। ठीक है, ब्रिटिश जो थे इसको पब्लिकली बैन किए थे। बहुत सारे जगहों पे आप इसको नहीं, मतलब इसको आप चैंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चलेंगी। अब देखो जो करंट अफेयर मॉड्यूल होगा उसको इसी तरीके से लेके चलना है, एक बाय एक। आज हम लोग नेशनल वाले पार्ट को आई दृष्टि मैगजीन से विथ, याद रखना जब भी करंट अफेयर की बात करेंगे तो मैं करंट अफेयर में सिर्फ करंट अफेयर की बात नहीं करेंगे हम लोग, इसके साथ हम लोग स्टैटिक को इनबिल्ट करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वैसी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम के नज़दीक लेके जाएगी, वो हम लोग बात करेंगे। साथ साथ में ही साइक्लिक टेस्ट होगा, लगभग 25+ टेस्ट हम लोग इसमें कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, उस टेस्ट को आप दोगे और काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2026। कौन सी कंट्री है जिसको इलेक्ट किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2026? तो ये है इंडिया। अब देखो सबसे पहले तो जान लो FATF होता क्या है। FATF तो बेसिकली क्या है, एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना, एक पेन और एक कॉपी रखना, सारी चीज़ों को मत उतारना, बस जो चीज़ें लगेगी वैसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वैसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको याद नहीं होती है उसको पॉइंट करने की कोशिश करना। मैं बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नोट उसको करना जो आपको याद नहीं होती है। ठीक है, तो FATF इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। अब देखो ये आपको याद नहीं होगा तो इसको लिख लेना।
ठीक है। 1989 में FATF को किया गया था। 1969 में देखा जाए तो इसरो को किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ साथ में JNU को किया गया था। ठीक है। अब इसी के साथ 1958 में जाओगे तो DRDO को किया गया था। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखो, काफ़ी हेल्प करेगा आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये जो FATF था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बेसिकली इनिशिएटिव था आपको G7 का। ठीक है, G7 ग्रुप का। अब G7 जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बेसिकली इसका नेचर क्या था ना कि इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी था ये। हेडक्वार्टर की बात कर ले अगर तो ये है आपको कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। सेक्रेटेरिएट इसकी जो है वो आपको OECD के द्वारा होस्ट किया जाता है पेरिस में। इंडिया जो है इसका मेंबर बना था 2010 में। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है FATF का, तो FATF का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि कॉम्बैट किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से। फिर अगर देखोगे तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में अगर कोई फाइनेंस हो रहा है उसके लिए ये बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन एम यही होता है कि ये प्रोटेक्ट करे इंटीग्रिटी को ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम में। ठीक है। FATF जो है वो रिकमेंड्स करता है, बेसिकली 40 FATF रिकमेंडेशंस हैं ग्लोबल अगर बात करें तो। इसमें आपको बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया, प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया, बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी हो गया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया। और इसके द्वारा दो लिस्ट निकाली जाती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट की बात कर लेंगे, एक होती है आपको ब्लैक लिस्ट, इस दोनों के बारे में देख लेंगे। बेसिकली ग्रे लिस्ट क्या होता है, अगर मान लो कि ग्रे लिस्ट क्या हो गया, जहाँ पे वैसी कंट्रीज इस ग्रे लिस्ट में आएंगी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग जो है उनका इंक्रीज हो गया है, मॉनिटरिंग उन पे ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है। उनके पास स्ट्रैटेजिक डिफिशियंसीज हैं लेकिन वो काम कर रही हैं FATF को एड्रेस करने में। ठीक है। अब इसी के साथ अगर ब्लैक लिस्ट की बात कर लेते हैं तो इनका जो होता है वो रिस्क फैक्टर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। जो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ की बात कर ले अंडर द एम्बिट ऑफ FATF, तो ये काफ़ी हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस होता है, बहुत सीरियस डिफिशियंसीज इनके अंदर होती हैं। इसमें कंट्रीज़ जो होती हैं वो सब्जेक्टेड होती हैं कि वो इन्हांस्ड डिलीजेंस रखें और काउंटर मेजर को प्रोसीड करें। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया 2010 में FATF को ज्वाइन करता है। ठीक है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन होता है और इसको रेगुलर फॉलोअप के लिस्ट में डाला जाता है इंडिया को। ठीक है। अब FATF आपको पता होगा कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को कर्ब करता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को प्रिवेंट करता है, स्ट्रेंथन करता है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि FATF क्या एक UN की बॉडी है, नहीं, FATF जो है UN की बॉडी नहीं है। FATF क्या एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है? FATF जो है वो ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच की ये एक तरीके से क्लॉग है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। सेक्रेटेरिएट जो है वो होस्ट किया जाता है OECD के द्वारा। ये स्टैंडर्ड सेट करता है लेकिन डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करता है लॉज को, कंट्रीज इसको इंप्लीमेंट करती हैं डोमेस्टिकली। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बस इतना ही जानना है हमको, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो हमारा पहला हो गया। अब सेकंड कह रहा है हु वाज अपॉइंटेड एज FATF वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। तो ये जो हैं वो विवेक अग्रवाल जी हैं। नाम याद करते चलिएगा, 100% आपको दिमाग में रहना चाहिए। विवेक अग्रवाल, कोई मेमोनिक्स बना लो, कोई ट्रिक बना लो, लेकिन याद होनी चाहिए। अब कह रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर के लिए पहली डिजिटल रिपोजिटरी कैपेबिलिटीज़, इसको क्या कहा जा रहा है? तो इसको कहा जाता है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री E-कैटलॉग। ठीक है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री E-कैटलॉग कहा जा रहा है। अब ये जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री E-कैटलॉग है, इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया था, किस इवेंट में? तो 5वां इंडियन स्पेस कांग्रेस हो रहा था 2026 में, वहाँ पे किया गया था। ठीक है। इंडियन स्पेस कांग्रेस जो 2026 है, ये कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप इसको सर्च करोगे तो /PIB लिख के सर्च करना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें स्टैटिक पोर्शन और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से हम लोग क्या छांटे, क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अब कह रहा है विच यूनिवर्सिटी बिकम इंडिया फर्स्ट टू रिसीव 4 ISO सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसको 4 साइमल्टेनियस ISO सर्टिफिकेशन मिला है? ISO स्टैंड फॉर व्हाट? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? आईएसओ की बात कर लेते हैं। देखो, क्योंकि आईएसओ जब आप जानते हो, नॉर्मली ये सब चीज़ें आपको स्टैटिक में नहीं मिलेंगी, लेकिन इनसे क्वेश्चन फ्रेम होती है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, खास करके उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जब भी आप स्टेट पीसीएस को देखोगे, खासकर यूपी पीसीएस या बीपीएससी देखोगे, तो वहाँ पे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलग तरीके से मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा कि एक तो लेवल 1 हो गया जहाँ पे डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक और लेयर होता है जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन को इनबिल्ट करते हैं और इस दोनों को ऐड करके करंट अफेयर को डिजाइन किया जा रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो, आईएसओ की बात कर लेते हैं, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की। जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिश कब किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था 1947 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिकली ये है आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मेंबर जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज़ का मोर देन 170 कंट्रीज़ हैं। इंडिया जो है मेंबर बॉडी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। अब देखो, आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है? आईएसओ खुद सर्टिफाई नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशंस को। सर्टिफिकेशन जो है वो इश्यू किया जाता है इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के द्वारा, जो कि एसेस करती हैं कि वेदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लाइज कर रहा है कि नहीं कोई स्पेसिफिक आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशंस को, ठीक है। अब आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, कुछ जान लो। सारे जानने की जरूरत नहीं है, आप वेट एंड मेजर्स की क्लास नहीं कर रहे हो, लेकिन जान लो, बेसिक्स जान लो। अब क्या होता है, एक आईएसओ 9001 होता है, ठीक है। इसमें क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं, क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। एक होता है आपको आईएसओ 14001, इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। एक होता है आपको आईएसओ 22000, ठीक है, इसमें हम लोग फूड सेफ्टी मेजरमेंट की बात करते हैं। एक होता है आपको आईएसओ 27001, बेसिकली इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। एक आपको इसी तरीके से होता है आईएसओ 45001, बेसिकली ये आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजरमेंट की बात करते हैं। इसी तरीके से आईएसओ 5001 होता है जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है, ठीक है। प्रोडक्ट का सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होता है, कस्टमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ता है और इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी करता है, ठीक है। आईएसओ जो है एक यूएन की बॉडी नहीं है, यूएन की एजेंसी नहीं है। आईएसओ इटसेल्फ डज नॉट इशू सर्टिफिकेशन, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आईएसओ डेवलप करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय एक्रेडिटेड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडीज। इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है आईएसओ का इन बीआईएस। बीआईएस क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। बीआईएस याद रखिएगा, इंडियाज का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ध्यान रखिएगा। इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के एम्बेड में। इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया, फिर से इसमें बहुत सारे बदलाव लाए गए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के एम्बेड में। इसका फंक्शन जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बेड में आता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव इसका सेम आपको देखोगे तो इंडियन स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना, क्वालिटी सेफ्टी रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंश्योर करना, ठीक है, सफिशिएंट है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, जैसे आईएसआई मार्क होते हैं, आप सुने होंगे आईएसआई मार्क। अब ये आईएसआई मार्क की बात कर लें तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की बात करता है ये। इश्यूड इसको बिस ऑथराइज्ड हॉलमार्किंग सेंटर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो बेसिकली आईएसआई मार्क जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड को कंफर्म करता है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के बारे में बताया वो आईएसआई नहीं होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, वो हॉलमार्क होता है, ठीक है, वो हॉलमार्क होता है। बेसिकली इसमें गोल्ड और सिल्वर की प्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, और इशू इसको बेसिक करेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या कह रहा है, अब देखो क्या है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इसको आईएसओ मार्क्स 4 आईएसओ मार्क्स सर्टिफिकेशन मिला है साइमल्टेनियसली, तो वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी बॉडी है जो ग्रांट करती है आईएसओ सर्टिफिकेशन को? उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जो दिया है वो आपको बिस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन? तो 12वां जो इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में अभी बीजेपी जीती है, तो कोलकाता में इसको ऑर्गेनाइज किया गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी योगा की बात करते हैं तो ये आपको वेदास एंड उपनिषद्स में भी मेंशन्ड है। पतंजलि के योग सूत्र में इसको सिस्टमेटाइज तरीके से लिखा गया है। जो 6 ऑर्थोडॉक्सेस हैं
अस्तिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में आपको 7 दर्शनाज में इसको मेंशन किया गया है। अब देखो अष्टांग योगा है, 8 लिम्स कहते हैं इसको पतंजलि के अकॉर्डिंग में। यमा एथिकल रिस्ट्रेन, नियमा पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, आसन पोस्चर की बात करता है, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल की बात करता है, फिर आपको सेंस को विड्रॉ करने के लिए बात करता है प्रत्याहारा, फिर आपको धारणा होता है कंसंट्रेशन, ध्यान होता है मेडिटेशन, समाधि होता है स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन। अब इसको सारे का सारा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर और जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ कल्चर की पार्ट में आ जाएगा ये, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट किया था हर 21 जून को, डिक्लेयर किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को यूएनजीए के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। यूएनजीए के द्वारा कब डिक्लेयर किया गया था? 2014 में। सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया है 2015 में। तो यूएनजीए इसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2014 में, ठीक है। अब ये जो योगा है, ठीक है, 21 जून को चूज़ किया गया क्योंकि ये जो 21 ऑफ जून होता है वो समर सॉलिसिट होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए। अब ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कहाँ पे? तो यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2014 में, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब इसको यूनेस्को कब रिकॉग्नाइज किया था? यूनेस्को वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को, मतलब योगा वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसको कब किया गया था? 2016 में, ठीक है। 2016 में इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में रखा गया था। अब गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आयुर्वेदा और योगा को ऐड करके आयुष, ठीक है। योगा जो है वो आयुष का एक कंपोनेंट हो जाएगा। आयुष में आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है, उसमें आता है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। कहता है वेयर वॉज भारत बिल्डकॉन 2026 ऑर्गेनाइज? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अब कह रहा है फेज 2A ऑफ विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब बेसिकली क्या है, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लाया गया था इसके एम्बिट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु वॉज सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो DK शिव कुमार, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कह रहा है हु वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक बिफोर DK शिव कुमार? तो सिद्धारमैया थे, आपको पता होगा सिद्धारमैया थे। अब देखो नाम तो याद होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको कुछ जो पॉपुलर CM बनते हैं उनके बारे में, उनकी पार्टी वार्टी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, JP, जो आपको 1942 में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, साथ में जो इमरजेंसी का केस था उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक भी कहते हैं। अब बेसिकली क्या है कि जयप्रकाश नारायण बिहार से बिलोंग करते थे और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी इनका नाम रहा था। आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन भी किए थे। तो 100वां जो रामसर साइट बना है, रामसर एक सिटी है ईरान में, आपको पता होगा, वहाँ पे रामसर का कन्वेंशन लिखा गया था। बेसिकली जो 100वां रामसर साइट बना था ना, वो बर्ड सेंचुरी भी है एक। तो रामसर साइट ऐसा भी बनता है जो कि बर्ड सेंचुरी भी होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का 100वां रामसर साइट कौन बना है और ये कहाँ पे है? तो बेसिकली जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये आपको उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं उसको भी कन्वर्ट किया जाता है रामसर साइट में, ठीक है। अब अगर देखोगे वैसे ही तो एक दो और जान लो, जैसे केलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान का है, जिसको रामसर साइट 1981 में बनाया गया था। हरिके वेटलैंड, हरिके आपको पता है पंजाब में है, 1990 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। इसी तरीके से कंजली वेटलैंड जो पंजाब में है, इसको 2002 में किया गया था। ईयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। रोपर आपको पता है पंजाब में है, IIT रोपर भी है वहाँ पे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। फिर आपको विंडवाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। नंदा लेक गोवा में है। इसी तरीके से आप मूव करोगे तो सब बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करंट अफेयर मूव करते हैं। अभी 101वां बना है अरुणाचल प्रदेश में, 101 अरुणाचल प्रदेश में बना है, उसका नाम बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अरुणाचल प्रदेश का पहला है और इंडिया का 101वां 101 जो 101वां वेटलैंड्स डिक्लेयर किया गया है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखो बाय व्हाट अदर नेम इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी? इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सुरहा ताल के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द राष्ट्रीय बाल
स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK 2.0 गाइडलाइंस, तो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। कह रहा है विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड टू हैव इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशरी। पेपरलेस जुडिशरी, इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशरी कौन बना है? जो खुद को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग जो है जुडिशरी में पेपरलेस जुडिशरी, पूरा हम लोग का जो स्टेट है वो है। अब पेपरलेस जुडिशरी की बात कर लें तो वैसे कोर्ट सिस्टम्स की बात होती है जहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस जो होता है वो आपको डिजिटली होता है, जिससे या तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है यूज ऑफ पेपर को। ठीक है, इसमें केसेस जो होते हैं ई फाइलिंग्स होते हैं, डिजिटल केस रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाता है, वर्चुअल हियरिंग्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो कोर्ट फीस होता है उसको किया जाता है, ऑनलाइन एक्सेस होता है जजमेंट का और ऑर्डर्स का। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। पेंडेंसी केस को रिड्यूस करने के लिए आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया गया है। क्यों? तो उसका मेन बेसिक रीजन है 37+1 हो गया, इंक्लूडिंग CGI 38 हो गए हैं, तो इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ में पेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, लिटिगेशन केसेस को कम करेगा, प्रमोट करेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रीन कोर्ट्स को, पता ही है आपको। ठीक है, बहुत सारे की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा याद रखिएगा सिक्किम, पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। Who was sworn in as a new चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? C. जोसेफ विजय। मतलब अब ये फिल्म से भी बिलोंग करते थे तो इनका इतना ज़्यादा नाम आया, बहुत ज़्यादा नाम आया, तो इनके बारे में जान लो। इनको विजय और थालापति विजय भी कहते हैं। इंडियन पॉलिटिशियन है, फॉर्मल तमिल फिल्म एक्टर हैं। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो फिल्म के लिए लोग अपने आप अपनी लाइफ भी देते हैं, खुद को आग भी लगा लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब क्रेज बहुत ज़्यादा है और ये कोई गलत नहीं है, क्रेज बहुत ज़्यादा है, बट इतना एक्सट्रीम क्रेज भी नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि ऐसे में कितने सारे बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग दब के मर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मद्रास बॉर्न है। बेसिकली इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है हमको उससे मतलब है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको हम लोगों को उनसे मतलब होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको तमिलगा वेट्री कजागम TVK। ठीक है, TVK पार्टी है। देखो एकदम नया 2024 में बना है और इनको सीधे CM बना दिया गया वहाँ का। ठीक है, मतलब मैंडेट इनका बहुत ही खतरनाक टाइप का मैंडेट था। ठीक है, पता होना चाहिए आपको और इतना आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तो बहुत सारे हीरोइक काम भी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट करंट अफेयर मूव करते हैं। कह रहा है हु वाज रिसेंटली स्वॉर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द असम सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म में? तो ये आपको हिमंता बिस्वा शर्मा है। कांग्रेस के साथ भी ये 12-13 साल रहे थे, फिर उसके बाद बीजेपी में मर्ज हुए थे आकर के और CM बने असम के। ठीक है, चलिए कह रहा है हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? VD सतीसन जी बने हैं। याद रखिएगा सतीसन जी, VD सतीसन जी केरला के CM बने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा केरला के गवर्नर कौन बने हैं? केरला के गवर्नर किसी एक स्टेट के जॉइंट गवर्नर हैं और उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे कुछ दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है हु टुक ओथ एज CM ऑफ बिहार? सम्राट चौधरी जी हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा, बहुत कुछ पता होगा। अब नीतीश कुमार जी थे जो काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग CM रहे, उसके बाद फिर सम्राट चौधरी जी बन गए। और वेस्ट बंगाल के कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी जी बने हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जी का ओथ कौन करवाएगा? तो ओथ करवाए गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनका नाम है RN रवि। ठीक है, अब कह रहा है बाय हाउ मेनी जजेस डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ा? तो टोटल देखो जजेस की बात करेंगे तो 4 बढ़ा। ठीक है, मई 2026 की बात है और टोटल 37 हुआ, जजेस की बात कर रहे हैं, प्लस एक और। अब अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे तो हम 37 जजेस की बात कर लेते हैं, प्लस एक की बात कर लेंगे तो वो CJI हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टैटिक क्या बनेगा? तो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 38 जजेस हो गए, 1 CJI और 37 अदर जजेस हो गए। अब बेसिकली क्या है कि जो भी करंट अफेयर तो हम लोग समझ गए कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी समझना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझते हैं तो आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली क्या प्रोवाइड किया था। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा 1 CJI था, CJI थे, प्लस 7 अदर जजेस थे। ठीक है, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज कर सकती है नंबर ऑफ जजेस को बाय लॉ के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट स्ट्रेंथ आपको पता चल गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बार अगर बात करें
1956 में 11 ये स्ट्रेंथ हुआ था, और 2009 में 31 हुआ था, 2019 में 34 हुआ था, और अभी 38 हो गया टोटल। क्लियर है? बेसिकली मेन एम तो वही है, डिपेंडेंसी को कम करना, वर्कलोड को कम करना, फास्टर जस्टिस डिलीवरी को लेके आना, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा? विच मिशन डिड द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव? तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। याद रखिएगा, इंडिया जो है वर्ल्ड्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में, एंड अमंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन। राइस में फर्स्ट हो गया है, पीआईबी खोल के देखिएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। ठीक है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का जो विंडो है, आउटलेट है, वो चीज़ों को बार बार आपके सामने प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको इकोनॉमी सर्वे के डाटा से पूछ लेगा, कभी बजट में कभी अनाउंस हुआ, कभी कोई स्कीम में अनाउंस हुआ, उसके अकॉर्डिंग पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको इस चीज़ में अलर्ट होने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कॉटन की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कि कॉटन के लिए आपको ब्लैक सॉइल काफ़ी परफेक्ट होता है, इसको रेग्यूर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ब्लैक सॉइल आइडियल है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कॉटन जो एक खरीफ क्रॉप है, इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, कॉटन को वार्म टेम्परेचर चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री कंडीशंस चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, लगभग आपको 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जूट को कितना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बात करोगे, अगर कमेंट करोगे तो आपको खुद याद होगा। पता है, करंट अफेयर याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको चीट कोड दे देता हूँ। आप जो भी चीज़ पढ़ते हो ना, एक बार सर्च कर लिया करो उसके बारे में, और सर्च करो तो ऐसे रैंडम किसी भी वॉक सोर्सेज से मत किया करो, किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से या /UPSC लिख के सर्च किया करो। सर्च करोगे, विजुअल इंटरप्रिटेशन बढ़ता है, विजुअल मेमोरी में आप देखोगे तो चीज़ें आपको याद रहती है लंबे समय तक। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सम्राट संप्रति जी के बारे में। मोदी जी इसको, इस टॉपिक को उठा के लाए हमारे पास, और बिहार के एग्जाम के लिए, यूपी के एग्जाम के लिए, इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुनो, अब पहले तो कॉटन प्रोडक्टिविटी की टोटल आउटले जान लो। याद नहीं रखना, बस ओवरऑल एक एवरेज याद रखना कि टोटल आउटले की है आपको 5659.22 करोड़। ठीक है, विच स्टेट डिड PM विजिट? अब देखो इनॉग्रेट किए हैं और फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, बहुत सारे स्कीम्स का, बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट्स का स्टोन्स रखे हैं गुजरात में। ये कोई करंट अफेयर नहीं बनता है। अब इसका छोटा छोटा पार्ट जो होगा वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का डिस्कशन होता है तो उसको एकदम फेयरली लेना है, और उसको कैसे पढ़ना है वो आप समझोगे। देखो, सबसे पहले कौन सी म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया ड्यूरिंग PM मोदी जब विजिट किए थे गुजरात में? तो वो थे सम्राट संप्रति म्यूजियम, गांधीनगर। तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा कोई होंगे गुजरात के रूरल, काफ़ी इफेक्टिव रूलर होंगे, उनका नाम आ गया। नहीं, संप्रति जो थे वो एक मौर्यन इंपेरर थे और ग्रैंडसन थे आपको इंपेरर अशोका के। कुणाल आपको पता होगा एक सन थे अशोका के। ठीक है, उनके बेटे थे ये सम्राट संप्रति। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब दशरथ मौर्य का डेथ होता है, मैं अभी जो भी बात करूंगा याद रखिएगा किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कहूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो आपको जैन के ट्रेडिशन से, जैनिज्म के ट्रेडिशन से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सम्राट थे, सम्राट संप्रति जी, वो जैनिज्म पे काफ़ी फोकस किए थे। जैनिज्म पे इतना ज़्यादा फोकस किए थे कि उनको सेकंड अशोका कहा जा रहा था जैन के ग्रंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड अशोका कहा जा रहा था उनको जैन के ग्रंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये गिरनार वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा जैनिज्म को प्रमोट किए थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सन थे कुणाल के, जो कि अशोका के सन थे। दशरथ मौर्य की जब डेथ होती है उसके बाद इनको ये रूल करते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको कही वो आपको जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कही। रिलीजियस एसोसिएशन की बात कर लें तो डिवोटेड थे, फॉलोअर्स थे, पेट्रॉन थे जैनिज्म के। तो आपको एग्जाम में यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इनको मेंटर्ड कौन किए थे? एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था सुहास्तीन। आप ट्रस्ट करो, BPSC या UPPCS या फिर किसी इस एग्जाम के लिए आपको इन चीज़ों को याद रख के जाना पड़ेगा। ठीक है, इनको अशोका भी कहते थे जैनिज्म का, क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंसिव पैट्रोनेज रखते थे इस रिलीजन के लिए। ठीक है, बहुत सारे जैन टेम्पल्स और स्तूपास को ये रेनोवेट किए। जैन मिशनरीज को जैनिज्म को फैलाने के लिए बहुत जगह भेजे। ठीक है, जैन मॉन्क्स को सपोर्ट करते थे, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। मोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिला है हमें संप्रति के बारे में, संप्रति रूलर के बारे में वो जैन लिटरेरी ट्रेडिशन से ही मिला है, कोई इंस्क्रिप्शन से बहुत कम मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रैंडसन ऑफ अशोका थे, पैट्रन ऑफ जैनिज्म थे, अशोका ऑफ जैनिज्म इनको कहा जाता था। ये काफ़ी हो गया। ठीक है, क्लियर है। सौराष्ट्र वाले एरिया में बहुत सारे जैन टेम्पल्स बनवाए थे ये।
ठीक है, सौराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में, साथ साथ में गिरनार में भी ये काफ़ी बनवाए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बस इतना ही ध्यान रखना है, ये काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए कह रहा है वेयर वॉज द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। ब्रिक्स की यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग कमेटी मीटिंग ये आपको इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इंडिया होल्ड करेगा 2026 में किया है। इंडिया अगर 1 जनवरी 2026 से इसकी प्रेसिडेंसी को ले लिया है। थीम क्या था, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स को जब आप एक्सटेंड करोगे, ब्रिक्स को जब खोलोगे, ब्रिक्स को BRICS को जब आप इसको खोलोगे, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। ब्रिक्स समिट 2026 में बेसिकली 18वें ब्रिक्स समिट जो शेड्यूल है वो आपको नई दिल्ली में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और ब्रिक्स की यूथ काउंसिल समिट कहाँ पे हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, टोटल अभी 11 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बार में याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, बार बार रिकॉल कीजिएगा, कभी कभी छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है वेयर डिड द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाई नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट बोर्ड रूल 2026 एंड नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस ट्रिब्यूनल रूल 2026। ठीक है, मतलब ये रिसेंटली नोटिफाई किया गया है, तो सो करंट अफेयर में इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था। अब जो आई दृष्टि वाले बना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको इस तरीके से फ्रेम नहीं करना चाहिए था। कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स विल द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड हैव अंडर द 2026 रूल। अब 2026 का जो नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस रूल्स 2026 आया है उसके एम्बिट में 3 मेंबर्स होंगे, इसमें 1 चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर्स होंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, चलिए उसके बाद कह रहा है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सार्थक PDS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी लिख लीजिए। सार्थक PDS जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सार्थक PDS का मतलब क्या होता है, स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विथ ऑटोमेशन इन PDS। ठीक है, अप्रूव किया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको CCEA कहते हैं, 27 मई 2026 को एक अम्ब्रेला स्कीम के एम्बिट में। याद रखिएगा इसका जो एक्सटेंशन है ना वो 2026 से 31 तक कर दिया गया है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको यही याद रखना है। उसके बाद अप्रूव किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, मिनिस्ट्री कौन सी आती है, तो मिनिस्ट्री बहुत ही आसान है, आप आराम से तो कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के एम्बिट में आती है। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि ये स्ट्रेंथन करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये जो NFSA है इसमें आपको ध्यान का रखना है, आपको ध्यान करना है, रुक के आराम से इसको देख के याद रखना है कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया वो आपको आया था 2013 में। अब आप कहोगे इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद होते हैं, बार बार सुन के बार बार देख के याद होते हैं, याद करने पे याद होते हैं। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मैं कैसे याद करूँगा, फूड सिक्योर अगर नहीं होगा तो आप मर जाओगे तो आपकी 13वीं हो जाएगी 2013, बात खत्म, यहीं पर रट लो इसको। ठीक है, अब इसमें जो सार्थक PDS स्कीम है, सार्थक स्कीम आपको करंट अफेयर में दे देगा, उसके कुछ कुछ पॉइंट बना देगा। ये 2 तरीके की एग्जिस्टिंग स्कीम को इंटीग्रेट करता है। बेसिकली इसमें क्या है, असिस्टेंट टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड FPS डीलर्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो एक बार। दूसरा होता है स्मार्ट PDS, ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मतलब स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी इन PDS सिस्टम। ठीक है, आपको पता होगा फूड ग्रेन ATM लगा था पहला, बताना कमेंट सेक्शन में फूड ग्रेन ATM। लास्ट ईयर पढ़े होगे आई दृष्टि, तो वहाँ भी मैंने बताया था फूड ग्रेन ATM कहाँ लगा था। ठीक है, और अगर फूड ग्रेन ATM बता दोगे तो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा था, दोनों बता दो मुझे। तो फूड ग्रेन ATM कहाँ पे लगा था, तो ये आपको गुड़गांव में लगा था। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा था, पूर्णिया बिहार में लगा था। ठीक है, ध्यान रखो इन चीज़ों को, धीरे धीरे समझोगे तो धीरे धीरे याद होने लगेगा, कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं होती है। NFSA एक्ट जो है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी स्टैटिक हो गया इसमें। अब चलिए कह रहा है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है, तो कोई अब इसका देखो आउटले एक बार देख लो, 25,530 करोड़, 25,530 करोड़। अब कह रहा है ऑन विच सेक्शन ऑफ इंडियाज, कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लें दो। ठीक है, कह रहा है ऑन विच सेक्शन हैज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन बीन अप्रूव्ड टू ऑपरेट। तो जिंद से लेके सोनीपत तक में इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन ट्रेन
को अप्रूव किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जब ओपेनहाइमर जो थे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट को का नाम क्या दिया गया था? कमेंट सेक्शन में बताना। PYQs में पूछा गया है कहीं ना कहीं किसी स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो मैं आपको 2-4 ऑप्शन देता हूँ। एक तो आपको लिस्बन, ठीक है, दूसरा मैनहट्टन, तीसरा आपको कोलोराडो कर लो और चौथा कुछ और कर लेना है। तीनों में से ऑप्शन दे देना एक, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि व्हाट वाज असम्स पोजीशन अमॉन्ग इंडियन स्टेट आफ्टर इट पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आसाम का क्या पोजीशन होगा इंडिया के स्टेट अफेयर में जब वो यूसीसी को पास करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल को लाएगा 2026 में। तो ये तीसरा होगा, ठीक है, थर्ड स्टेट होगा, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा। याद रखिएगा, आभा एक पोर्टल है, हेल्थ अकाउंट्स को ये कैलकुलेट करता है। इसको क्रिएट किया गया है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो 90 करोड़ के आसपास आभा जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है उसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब देखो क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा आया, उसमें वुमेन सेंट्रिक डाटाज में आभा के बारे में दे रखा था, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड था, फैमिली से रिलेटेड था, तो बच्चे और औरतें तो होंगी ही। उसमें ये दे रखा था कि आभा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है, मतलब इंडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है। अब यहाँ चला गया है तो भाई इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जब समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स में याद करोगे तो मेंस में लिख पाओगे, और प्रीलिम्स को उस लेवल तक ड्रैग करके ले जाओगे तो प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 करोड़ के आसपास वुमेन जो थी, ठीक है। टोटल आपको जो आभा अकाउंट है उसमें क्रिएट किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एम्बिट में, वो टोटल 90 करोड़ अकाउंट थी। जिसकी बात करें उसमें से आधी जो हैं वो औरतें हैं, लगभग 45 करोड़ औरतें हैं इसमें, ठीक है। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट नेशनल AI एंड डिजिटल वाटर समिट, कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो बेंगलुरु में हेल्ड हुआ है, ठीक है। वेयर वॉज द नॉर्दर्न रीजन एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ नॉर्दर्न रीजन का? तो ये आपको हुआ है लखनऊ यूपी में। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस? तो ये मिनिस्ट्री किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कह रहा है व्हाट इज द नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सेंसस 2027? सेंसस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, जब हम लोग एक्सटेंडेड करंट अफेयर को बात करेंगे। वन लाइनर को अगर मैं सारे क्वेश्चन को अगर ब्रेक करना स्टार्ट करूँ तो ये बन जाएगा 3-3.5 घंटे की वीडियो, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम फिर से ये नेशनल सेंसस पे एक पूरा का पूरा पेज आएगा आई दृष्टि में, फिर हम लोग उस पर पूरा का पूरा हिस्टोरिकल अबुल फजल से जाकर के पूरा का पूरा मूव करते हुए आएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आएंगी, एक भी चीज़ें मिस नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या मिला है सेंसस 2027 में? तो ये 1855 है, 1855 याद रखिएगा। 1857 के से 2 पीछे कर जाना, ठीक है। तो 1855। अब ये जो इंडिया का वर्ल्ड का पहला डिजिटल सेंसस होगा, ठीक है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन? तो ये जम्मू में हुआ है। अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कमीशन हुआ है? जम्मू में हुआ है। कह रहा है विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड एन ऑफिशियल बायलिटरल विजिट टू श्रीलंका? तो ये CP राधाकृष्णन थे, ठीक है। ये विजिट किए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि श्रीलंका में बायलिटरल विजिट किए हैं, वो CP राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है। वेयर वॉज द ग्रैंड फिनाले ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026 हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ है? कलिंगा एक कॉलेज है, ठीक है ना, काइटस्टॉम कहते हैं इसको, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उड़ीसा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है हु वॉन द फेमिना मिस वर्ल्ड 2026? तो ये आपको साध्वी सतीश सैल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम VVI। हालांकि देखो इसमें जितने करंट अफेयर है ना सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप करने का नहीं है। 250-270 पेजेस की बुक होगी, इसको हम लोग कंडेंस कर देंगे इतने सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, आप आराम से इसको यहीं कहीं रट लोगे, ठीक है। और 25 से 30 टेस्ट जो कंडक्ट करवाऊंगा मैं उसको दे लेना अच्छे से, उसको दे लेना, आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी, ठीक है। अब कह रहा है हु लॉन्च द दिल्ली लखपति बिटिया योजना? तो दिल्ली लखपति बिटिया योजना कौन लॉन्च किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अब जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हाल में ही करंट अफेयर में था, संथाली ट्राइब जो लैंग्वेज है उनका जो लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, विच पोस्ट इज नीतीश कुमार रिजाइन फ्रॉम? तो CM थे बिहार के। किस डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है? पहला ग्लास ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया रोपर पंजाब में। ओवर विच लेक विल नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड? सतलज लेक पे। याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो सतलज लेक पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हु अप्रूव द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मॉडिफाइड उड़ान?
तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक जो आया था इससे पहले आपको पता होगा, कौन अप्रूव किया रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, तो यूनियन कैबिनेट ने किया होगा, और कौन करेगा। कितने एयरपोर्ट्स प्रपोज किए गए हैं जो कि डेवलप किए जाएंगे इस स्कीम में, तो 100 एयरपोर्ट्स होंगे। व्हाट टोटल आउटले कितना प्रपोज किया गया है मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के लिए, उड़ान आया उड़ान गया, लेकिन मॉडिफाइड उड़ान आ गया 28,840 करोड़, ठीक है। होम डिड पीएम नरेंद्र मोदी सरपास टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो 22 मार्च का डाटा उसके बाद और हो गए। पवन कुमार चैमलिंग, याद रखिएगा पवन कुमार चैमलिंग। अब देखो कितने दिन पवन कुमार चैमलिंग जो है वो सर्व किए थे सीएम ऑफ सिक्किम के, तो सिक्किम के सीएम थे वो 8,930 डेज के लिए थे वो, ठीक है। विच डेवलपमेंट स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, कौन सा डेवलपमेंट स्कीम। अब देखो ये जो आपको पीएम मोदी जी के बारे में आया ये जॉइंट है, मतलब क्या है कि पीएम जो है वो सरपास किए हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके दिन की सारी डिटेल हम लोग जानेंगे कि सीएम कितने दिन तक बने रहे, फिर पीएम ऑफिस में कब तक वो संभाल कर रखे, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। विच डेवलपमेंट स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट अंडर द पैसिव यूथेनेशिया फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। हरीश राणा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जिसमें क्या था कि इनको पैसिव यूथेनेशिया चाहिए था। दो तरह का यूथेनेशिया होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, और भी टाइप्स होते हैं बट ये दोनों काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, डायरेक्टली आप एक इंजेक्शन लाओ लेके उनको पॉइजन या फिर किसी तरीके से उनको डेथ के लिए वो दे दो उनकी बॉडी में। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, वो जिस लाइफ सपोर्ट पे है उसको धीरे धीरे करके विड्रॉ कर लो, ठीक है। तो हरीश राणा केस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर ये जो सेंसस 2027 हो रहा है ना उसका मैस्कॉट क्या होगा। तो देखो आपको पता ही है मोदी जी विकास की बात करते हैं, तो मेल जो इन्यूमरेटर होगा विकास होगा और फीमेल जो इन्यूमरेटर होगी वो प्रगति होगी, ठीक है। कह रहा है वेयर वॉज भारत टैक्सी इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड। अब देखो क्या है, कोऑपरेटिव बेस्ड बोल रहा है ना, तो आपको ये याद रखना है एक तरीके का पूल होगा जहाँ पे आपको ऑलरेडी जो ऐप में रजिस्टर्ड होंगे साथ साथ में ही प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों इसमें कोलैब होगा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। अच्छा इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है उस तरीके से ये काम करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहने क्या मतलब हो गया कि अगर कोई मान लो कि कोई ड्राइवर है या फिर कुछ वर्कर हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हेल्प भी प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, ठीक है। कह रहा है हु लॉन्च्ड, अब भारत टैक्सी को लॉन्च किसने किया, तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ने किया, ठीक है। अब कह रहा है वेयर वॉज प्लास्ट इंडिया 2026 इनॉग्रेटेड, ठीक है। अब देखो प्लास्ट इंडिया बेसिकली क्या है, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था और इसका थीम था आपको भारत नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली प्लास्ट इंडिया क्या है उसको समझ लेते हैं। प्लास्ट इंडिया, तो देखो बेसिकली क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन है, कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन है, ठीक है। ये 3 साल पे, हर तीसरे साल पे होता है। एक फाउंडेशन है प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन, वो इसको करती है, ठीक है। इंडिया की प्लास्टिक इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी है वो है ये प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन। अब ये जो प्लास्ट इंडिया 2026 हुआ है वो आपको 12वां एडिशन था, ठीक है। वेन्यू जो था इसका भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम क्या था, थीम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत नेक्स्ट, ये इसका थीम था प्लास्ट इंडिया 2026 का, ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स थे वो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन, सपोर्ट किया गया था इनको डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी था इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कह रहा है हु वॉज सॉर्न इन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो ये हैं सुनेत्रा पवार। आपको पता होगा अभी हाल में ही सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की वाइफ हैं, अजीत पवार जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका डेथ हो गया था जनवरी 2026 को, ठीक है। सुनेत्रा पवार एक पॉलिटिकल रोल में आती हैं और डिप्टी सीएम बनती है महाराष्ट्र की, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और बाद में नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की भी प्रेसिडेंट बनती हैं, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति का टोटल आउटले है आपको 10,000 करोड़। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव, तो बायोफार्मा शक्ति का जो ड्यूरेशन है वो है आपको 5 साल। हु वॉज सॉर्न इन एज द न्यू सीएम ऑफ मणिपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये आपको जो नए सीएम बने हैं वो आपको बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। अब कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स वेर सोन इन एज अ डिप्टी सीएम। 2 डिप्टी सीएम बने हैं मणिपुर के, एक है आपको नेमचा किपजेन और दूसरे हैं आपके लोशी दिक्खो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट माइलस्टोन वाज अचीव्ड इन द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। अब देखो मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये आपको बेसिकली महाराष्ट्र का पहला माउंटेन टनल इसमें क्रिएट किया गया है, उसके लिए इसको काफ़ी प्रेज मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखेगा, ये आपको इंडिया और जापान का जॉइंट वेंचर है। अब ये जो टनल है वो कहाँ लोकेटेड है, ये आपको पालघर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब ये जो टनल है वो 2 कौन से स्टेशन के बीच में है, तो ये आपको विरार एंड बोईशार स्टेशन के बीच में है, और ये जो टनल है उसका लेंथ है 1.48 किलोमीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा चेनानी नसीरी टनल कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो ये 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को AIPOC कहते हैं, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ यूपी में किया गया। अब ये जो इनॉग्रल सेशन था इस कॉन्फ्रेंस का AIPOC का, दैट इज ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, तो इसको एड्रेस कौन किए थे, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी किए थे। अब कह रहा है वेयर वॉज द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, तो ये आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। आपको पता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला क्राइसिस यहीं पे हुआ था, है ना। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ग्लोबल AI समिट है जो कि होस्ट किया गया है किसी भी ग्लोबल साउथ कंट्री के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होस्ट की थी इसको अंडर द इंडिया AI मिशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी। ठीक है, भारत मंडपम पे इसको किया गया था। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसका थीम जो था वो है आपको शिफ्ट फ्रॉम AI सेफ्टी टू AI फॉर डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट। ठीक है, बेसिकली इसका मेन फोकस था इनकल्सिव, रिस्पॉन्सिबल एंड पीपुल सेंट्रिक AI बनाने का। 3 सूत्रा दिया गया है इसमें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 3 सूत्राज। ठीक है, अब ये कौन कौन है, तो एक तो है पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली जो 7 चक्रास है वो भी दिया गया है वर्किंग ग्रुप्स के लिए, ह्यूमन कैपिटल, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज, AI फॉर सोशल गुड, AI इन इनोवेशन, AI गवर्नेंस, AI फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो ये 7 चक्रास ध्यान ना रहे तो भी चलेगा, 1-2 रीड काफ़ी है, लेकिन 3 सूत्राज जो है पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे आउटकम्स आए, इनकल्सिव AI, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ह्यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस की बात की गई। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, होस्ट मिनिस्ट्री है MITI, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, मिशन इसका इंडिया AI मिशन के एम्बिट में आया था, वेन्यू था इसका भारत मंडपम नई दिल्ली, पहली ग्लोबल AI समिट जो है किसी ग्लोबल साउथ कंट्री के द्वारा की गई। 3 सूत्राज थे पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, 7 चक्रास था फॉर थीमेटिक वर्किंग ग्रुप। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। चलिए, कह रहा है विच मिनिस्ट्री, अब MITI ऑर्गेनाइज की थी, पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस था, फिर 7 चक्रास था, ये सब पता है आपको। अब कह रहा है विच स्कीम डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड एंड विच स्कीम डिड ही इनॉग्रेटेड ऑन उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे। यूपी का स्टेटहुड डे 24 जनवरी 2026, इसमें जो स्कीम लॉन्च किया गया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन स्कीम एंड द सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम, ये 2 स्कीम को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ऑलरेडी है यूपी का, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन है, और साथ साथ में ही सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम भी है। ठीक है, वेयर वॉज द यूपी स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन, कहाँ पे हुआ, तो आपको राष्ट्र प्रेरणा स्थल जगह का नाम है लखनऊ में। व्हाट वाज द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश तबेलू एट द रिपब्लिक डे परेड, तो ये था कल्चर ऑफ बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड एरिया का कल्चर जो था वो आपको टेबलू का जो यूपी का टेबलू था उसका ये थीम था। कह रहा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टेबलू, तो ये बेसिकली 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी दोनों सेम इंसान थे। चट्टोपाध्याय इनका नाम था और चटर्जी जो था वो ब्रिटिश इनको प्रोनाउंसिएट करते थे। ठीक है, बेसिकली जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम, इसको लिखा गया था संस्कृताइज्ड बंगाली लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है आई बो टू द मदर लैंड। इसको पहले पब्लिश किया गया था 1857 के एक जर्नल में, बंग दर्शन नाम था, और बाद में इसको इंक्लूड कर लिया गया नोवेल आनंद मठ में 1882 में। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल स्लोगन था। स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में बंगाल डिवीजन के वक्त हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया गया था इस सॉन्ग को। ठीक है, तो आपको 1875 याद रखना है, पहली बार पब्लिश की गई थी जर्नल में बंग दर्शन में, 1882 में इंक्लूड किया गया आनंद मठ में, 1896 में इसको पहले गाया गया था एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता बाय रविन्द्रनाथ टैगोर।
ठीक है। 1896 के कलकत्ता सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको गाया गया था पहली बार। 1905 में ये आपको इसको स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी जोर तोड़ से यूज किया गया था। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड करती है कि ओनली द फर्स्ट 2 स्टेंजा जो होगा इसका उसको यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पब्लिक फंक्शंस में, ठीक है। उसके बाद आती है 24 जनवरी 1950 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है रिकॉग्नाइज करता है वंदे मातरम को एज ए नेशनल सॉन्ग, जबकि जनगण मन को जो है वो नेशनल एंथम माना जाता है। मैं फिर से बोलूँगा 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकॉग्नाइज करती है वंदे मातरम को एज ए नेशनल सॉन्ग वाइल जनगण मन बिकम द नेशनल एंथम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, काफ़ी सारा स्टैटिक फैक्ट हो गया। अब कह रहा है विच स्कीम डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31। तो अटल पेंशन योजना को कंटिन्यू किया जा रहा है 30-31 तक, ठीक है। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लो। अटल पेंशन योजना को बेसिकली लॉन्च किया गया था, सबसे पहले लॉन्च डेट याद कर लो 9 मई 2015 को, ठीक है। 9 मई 2015 को किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया था? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको PFRDA कहते हैं, याद रखिएगा। इसको रेगुलेट करता है PFRDA, एकदम ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री किसके एम्बिट में ये आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको PFRDA कहते हैं, उसके अंदर में आती है। टारगेट ग्रुप क्या है? वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। लेकिन अब ये है ओपन हो चुका है ऑल एलिजिबल सिटीजन्स एक्सेप्ट इनकम टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए नहीं है, बाकी सारे सिटीजन अब इसमें आते हैं। स्टार्ट किया गया था टारगेट ग्रुप इनको जो वर्कर्स थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर थे उनके लिए। बेसिक एम क्या है? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू अ गारंटी मंथली पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर, ठीक है। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है अटल पेंशन योजना में? तो बेसिकली एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो 18 से 40 साल के लोग होने चाहिए, याद रखिएगा। 18 से 40 उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इनकम टैक्स पेयर्स जो होंगे वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो पेंशन बेनिफिट क्या है? आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का पेंशन गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगा और 60 ईयर के होने के बाद मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि सब्सक्राइबर जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है एंट्री एज पे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे मान लो जो सब्सक्राइबर जो APY को अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब करता है, अगर वो मर जाता है तो स्पाउस जो होगा वो रिसीव करेगा सेम पेंशन को, ठीक है। अब मान लो वो स्पाउस भी मर जाता है और जो उसका और वो खुद भी मर जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑन विच सेक्टर वॉज द लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऑफ MS VSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेटिंग विथ वेन इट क्रैश्ड एट बारामती। तो ये कौन सा सेक्टर में ऑपरेट हो रहा था? तो ये आपको मुंबई बारामती सेक्टर में ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है उसमें 5 लोग थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अजित पवार हु वाज अमंग द पैसेंजर। अब ये जो अब आपको ये क्यों बताया जा रहा है करंट अफेयर? तो अजित पवार जी जिनका डेथ हुआ ना, वो किस एयरक्राफ्ट से थे वो आपको नाम याद रखना है। यही स्टेट PCS का मेन आपको USP कह लीजिए, आप इसको आप कुछ भी कह लीजिए, आपके लिए तो नेगेटिव अप्रोच ही है ये कि आपको वो किस एयरक्राफ्ट में क्रैश हुआ, कौन सा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब याद रखना होता है। तो एयरक्राफ्ट का नाम था लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट ऑफ MS VSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये जो क्रैश हुआ वो आपको मुंबई बारामती सेक्टर के आसपास क्रैश हुआ। कितने लोग थे इसमें? 5 लोग थे। अजित पवार हु वॉज अमंग द पैसेंजर वॉज द डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू आधार? अब देखो आधार का मैस्कॉट लॉन्च किया गया है बाय UIDAI के द्वारा, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसका नाम ही है UDAI, ठीक है। वेयर वॉज द 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कहाँ पे लॉन्च हुआ ये? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इसको सेशन को चेयर कौन किए थे? विशाल V शर्मा जी। विशाल V शर्मा कौन है? एम्बेसडर एंड परमानेंट डेलीगेट ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम याद रखिएगा, नाम के अकॉर्डिंग पूछ लेता है, ठीक है। कि ये जो सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये रेड फोर्ट पे हुआ और इसको जो चेयर किए थे वो विशाल V शर्मा जी थे, जो कि एम्बेसडर एंड परमानेंट डेलीगेट हैं इंडिया के यूनेस्को में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है विच इंडियन फेस्टिवल वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द सेशन। दीपावली को यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब बताइएगा आफ्टर द इंस्क्रिप्शन ऑफ दीपावली हाउ मेनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया का है वो इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में? तो 16 कर दिया गया है, ठीक है, 16। वेस्ट बंगाल या कलकत्ता का दुर्गा पूजा को भी किया गया था लास्ट ईयर, ये ध्यान रखिएगा।
वेयर डिड कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस, इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल कहाँ स्टार्ट हुआ था? वाराणसी में, ठीक है। विच स्पेशल स्क्वाड डिड बिहार पुलिस अनाउंस इट वुड फॉर्म? तो ये है आपको अव्या ब्रिगेड, ठीक है। अब अव्या जो ब्रिगेड है वो फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ है 23rd, ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। अब कह रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। लास्ट ईयर साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा में। व्हाट वाज द, अब इसमें थीम क्या है? थीम था आपको साइंस फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर अ सेल्फ रिलियंट इंडिया। अब कह रहा है कि एज पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है। तो CREA के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच सिटी वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड इन इंडिया? तो गाजियाबाद यूपी का जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। गाजियाबाद यूपी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है। कौन इनॉग्रेट किया है बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट? तो ये इनॉग्रेट किया गया यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी। सोचिए आप कि कभी आप अगर ऐसे आप सोचोगे तो कभी आप सोच पाओगे इस बात को कि बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट को इनॉग्रेट किया जाएगा यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा? नहीं किया जाएगा। लेकिन करंट अफेयर है, इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं और ऐसे क्वेश्चन को ट्रैप्स की तरह यूज़ करते हैं जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, ठीक है। वेयर वॉज द बायो CNG एंड फर्टिलाइजर प्लांट इनॉग्रेट? तो कहाँ पे हुआ है? तो वाव थराड डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है। इसीलिए इनके द्वारा किया गया है। विच स्टेट सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पंप्स? सोलर पंप सबसे ज़्यादा एक महीने में लगाने का कौन सा रिकॉर्ड है? तो महाराष्ट्र के द्वारा रिकॉर्ड है ये। हाउ मेनी सोलर इरिगेशन पंप्स, कितना सोलर इरिगेशन पंप को इंस्टॉल किया गया है? तो 45,911। वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 2025 कहाँ पे हुआ है? तो देहरादून में। वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF? याद रखिएगा, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ पे हेल्ड हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, कह रहा है विच एडिशन ऑफ IIGF इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हेल्ड हुआ है? तो ये 5वां एडिशन हुआ है। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम? काशी और तमिल में काशी तमिल संगमम होता है, ये 4था एडिशन हुआ है आपको वाराणसी में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा काशी तमिल संगमम जो होता है ये हिस्ट्री के किस पोर्शन से, कौन से किंगडम से जुड़ा हुआ था, ये बताइएगा हमें एक बार, ठीक है। कह रहा है 150th बर्थ एनिवर्सरी डिड द नेशन वाइड सरदार एट 150 यूनिटी मार्च कैमेमोरेट किया गया है? तो ये आपको ऑब्वियस सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए किया गया है। टू होम डिड द 16th फिनांस कमीशन? जो 16वां फिनांस कमीशन, अब देखो आप कैंप से जुड़े हो तो आपको फिनांस कमीशन, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट, इकोनॉमी सर्वे, बजट, इसम का टेंशन नहीं लेना है, वो सब आपको हैंड रिटन मिल जाएगा इंडिया का, ठीक है। तो कह रहा है 16th फिनांस कमीशन अपने रिपोर्ट किसको सबमिट किए? तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। अब ये रिपोर्ट का पीरियड क्या रहा है? तो 2026-27 से लेकर 30-31 तक रहा है। अब चेयरमैन कौन थे 16th फिनांस कमीशन के? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कितनी बार एज ए CM ऑफ बिहार ओथ लिए थे? तो ये आपको 10वीं बार लिए थे, ठीक है, 10 बार, समझ सकते हो। फॉर विच डिजीज डिड इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी? ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज होता है। बेसिकली देखो सिकल क्या होता है ना, हंसिया को कहते हैं सिकल, ठीक है। तो अगर इस शेप का आपका RBC हो जाएगा, रेड ब्लड सेल हो जाएगा, उसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। तो ये शेप हो जाता है डिफिशियंसी की वजह से, जिसको हम लोग सिकल सेल डिजीज कहते हैं। तो इंडिया जो है वो इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड मतलब क्या है, जीन थेरेपी, जिसमें जीन को, जेनेटिक्स को, जहाँ पे DNA में जाके मॉडिफिकेशन होगा, कट करके उस DNA के डिफरेंट जो ग्रुप्स होंगे उसको कट करके इसको किया जाएगा। तो बेसिकली उसमें सिकल सेल डिजीज होगा, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब कह रहा है वेयर वॉज द इंटरनेशनल आर्या महोत्सव, इंटरनेशनल आर्या महासम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। अब कह रहा है कि महासम्मेलन जो ऑर्गेनाइज हुआ है किस ओकेजन पे किया गया है? आर्या महासम्मेलन किस ओकेजन पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बेसिकली जो 150वां एनिवर्सरी था आर्य समाज का और 200वां बर्थ एनिवर्सरी था महर्षि दयानंद सरस्वती का। वेदों की तरफ लौट चलो जिनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। वेयर वॉज द 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे इसका 8वां सेशन लॉन्च किया? देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और फ्रांस का। बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर गुड़गांव ऑप्शन में होगा तो आप गुड़गांव टिक करके आ जाओगे। तो 8वां सेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ पे इसका असेंबली हेल्ड हुआ है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में,
ठीक है। अब सेशन क्या था, वन सन वन वर्ल्ड वन अर्थ, ठीक है, वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आपको अर्थ, आपको सन, वर्ल्ड और ग्रिड याद रखना है, काफ़ी हो जाएगा। अब कह रहा है वेयर वॉज द मॉडल यूथ ग्राम सभा, MYGS मॉडल यूथ ग्राम सभा कहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में। अब देखो इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें होंगी ना वो नेशनल इंटरनेशनल में पूरी की पूरी आपको डिटेल में दे रखी होंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हर एक पॉइंट पे हम लोग डिसइंटीग्रेट ना करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आगे हम लोग को फिर इसी चीज़ को रिपीट करना होगा। विच मिनिस्ट्री जॉइंटली लॉन्च दिस इनिशिएटिव, तो ये जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और साथ साथ में था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। कहता है कि अब देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ये देता है क्योंकि ये पूछ सकता है। PCS अजीब तरीके से, खासकर यूपी PCS तो और अजीब है। हाउ मेनी ऑयल लैम्प्स दियाज वेयर लेट ड्यूरिंग दीपोत्सव 2025, तो ये था, आपको कितना देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, इफेक्टिवली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो दीपोत्सव 2025 हुआ था वो सरयू रिवर के किनारे में हुआ था। अब ये कौन सा एडिशन था, तो 9th एडिशन था जो कि अयोध्या में हुआ है। यूपी PCS के बच्चे थोड़ा सा अलर्ट होकर इसको देख लेंगे। कह रहा है विच प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्स एज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। अब देखो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है इसको कंप्लीट जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। ब्राउनफील्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑलरेडी है उसको मेंटेनेंस करके उसको रीइनिशिएट किया जा रहा है, लेकिन ग्रीनफील्ड में ऐसा नहीं, ग्रीनफील्ड को जीरो से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो PM के द्वारा कौन सा किया गया, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1। अब देखो मेट्रो सर्विस स्टार्ट हुआ पटना में, ठीक है। तो बिहार का कैमा पोजीशन है इंडियन स्टेट्स में जो कि यहाँ पे मेट्रो सर्विस ऑपरेशनल हुआ है, तो वो है 12th। अब अगर आप BPSC दे रहे होगे तो ये जो पटना मेट्रो बनी है PMRC, वो DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर में ही बनी है। तो आपको इसकी पूरी लिंक जाननी होगी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बनी है। 4-5 ऐसे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट और हैं जहाँ पे मेट्रो की बात की गई है बिहार में, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। गया है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है हु अप्रूव्ड द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, तो किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन ईयर क्या है इस मिशन का, तो 25 से 30 तक और 26 से 31 तक, 5 साल का। व्हाट इज द टोटल, अब देखो इस आउटले का टोटल फाइनेंस कितना है, नेशनल मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसका 11,440 करोड़ है, ठीक है। कहाँ पे माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है विच रेलवे लाइन सेक्शन ऑफ इन बिहार डिड द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर रिसेंटली अप्रूव द डबलिंग, तो डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन कहाँ पे हो रहा है, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, ये वही बख्तियारपुर है जहाँ पे बख्तियारपुर, जहाँ बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर जंक्शन का भी नाम है, ठीक है। बख्तियार खिलजी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको आग लगा दिया था वो यही बख्तियार खिलजी है। कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन सेक्शन, तो 104 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है उसको डबल किया जा रहा है, डबल लाइन में क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना होगा, तो 2,192 करोड़, ठीक है। अब कह रहा है विच मेजर रिलीजियस एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन डज दिस रेलवे रूट कनेक्ट, तो राजगीर, नालंदा एंड पावापुरी, ठीक है। बुद्धिस्ट और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से काफ़ी रिलीजियस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको ये कनेक्ट करता है। कौन सा, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लिंक जो 104 किलोमीटर का है। टोटल एस्टिमेटेड आउटले जो बनाया गया है वो है आपको 2,192 करोड़, और जो कनेक्ट करता है मेजर रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, ठीक है ना, उसमें राजगीर, नालंदा और पावापुरी आता है। हाउ मेनी न्यू नेचुरल हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया वेयर इंक्लूडेड, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है ना। इंटेंजिबल लिस्ट टोटल हो गया है 16, कितने को नए हेरिटेज साइट को कनेक्ट किया गया है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट से, तो वो है 7। अब देखो अब 7 जो न्यू साइट्स को इंक्लूड किया गया है, तो कितने इंडियन प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, तो टोटल हो गया 69। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है वेयर डिड PM इनॉग्रेटेड PM मित्रा पार्क, ठीक है। तो PM मित्रा पार्क जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। धार मध्य प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है। कह रहा है वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट स्वास्तिक शेप्ड लोटस गार्डन, स्वास्तिक शेप का लोटस गार्डन कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI पुणे में, सॉरी NBRI लखनऊ में, ठीक है। अब इस गार्डन को इनॉग्रेट कौन किया है, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ठीक है ना। यूपी के CM आदित्यनाथ भी वहाँ पे थे।
अब देखो टोटल एरिया पूछ रहा है 930 स्क्वायर मीटर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो हु वॉज स्वॉर्न इन द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीपी राधाकृष्णन है। 15वें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 15वें वीपी आ गए, तो वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट के पहले नंबर के कौन थे, कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे, अगर इफ़ एनी जो ऑफिस आवर में जिनकी डेथ हो गई वैसा कुछ हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इनको ओथ कौन दिलाएंगी, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अब सीपी राधाकृष्णन कितने वोट्स रिसीव किए, तो 452। इनके ओपोनेंट थे बी सुदर्शन रेड्डी। अब सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है, चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। अब ये किस स्टेट के गवर्नर सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में गवर्नर की पोस्ट पर रह चुके हैं। किस यूटी में डिड ही ऑल्सो सर्व एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो पुडुचेरी में एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये सर्व किए हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिड पीएम नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर इनॉग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ, मतलब लगभग 40,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किए हैं, तो पूर्णिया है वो, ठीक है, पूर्णिया। ये बेसिकली क्या है, ये वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर टच होता है। व्हाट इज़ बिहार अप्रॉक्सीमेट शेयर इन द कंट्रीज टोटल मखाना प्रोडक्शन। अब देखो एक चीज़ जान लो, नेशनल मखाना बोर्ड, ठीक है ना, लॉन्च किया गया है बिहार में। मखाना जो है इसको फॉक्सनट भी कहते हैं। इसको मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है बिहार में, ठीक है। बिहार का अप्रॉक्सीमेट शेयर कंट्रीज़ के टोटल मखाना प्रोडक्शन में 90% है, लेकिन एक आयरनी पता है, 90% मखाना जो है वो बिहार में प्रोड्यूस होता है, लेकिन मखाना जो प्रोड्यूस होता है ना उसको भेज दिया जाता है पंजाब या फिर किसी बड़े जगह पे, वहाँ पे जाकर के उसको पैकेजिंग किया जाता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है। ध्यान रखिए, आयरनी इतनी बड़ी है कि हमारे जो बिहार के लोग हैं या फिर बिहार और यूपी से जो हैं वो जाते हैं पंजाब और हमारे ही जगह की प्रोड्यूस मखाना को पैक करते हैं और सेल करते हैं स्विट्जरलैंड और कनाडा के लिए, ठीक है। ऐसा हो रहा है लिटरली। क्यों? क्योंकि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इस चीज़ को फोर्स नहीं कर पा रहा है, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन जीरो है एकदम, मान के चलिए, ठीक है। अब कह रहा है विच न्यू स्ट्रक्चर एट पूर्णिया एयरपोर्ट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, तो इंटरम टर्मिनल बिल्डिंग जो है न्यू सिविल इनक्लेव में, उसको इनॉग्रेट किया गया है पूर्णिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अब देखो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सेट किया गया है पिरपैती भागलपुर में पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है, फाउंडेशन स्टोन को लाया गया है। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज द अब देखो भागलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो इमिशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें जो लॉसेस होंगे, जो फ्यूल होंगे, जो वेस्टेज होंगे वो कम होंगे, ठीक है। अब साथ साथ में एक कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के एम्बिट में, ठीक है। अब देखो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे एक बार जाना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट /UPSC लिखना और वैसे सोर्सेज को टच करना, वैसे सोर्सेज को जो ऑथेंटिक सोर्सेज हों, जैसे PIB हो गया, तो उसमें सारी रिवर लिंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह इंक्लूड करके वो फैक्ट शीट बना के डाल देते हैं, उसको एक बार देखो। तो इंडिया में कितने रिवर, जैसे कितने केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वैसे वैसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसको एक छोटा सा स्निपेट करके नोट्स में बना लो, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लो मेरे लिए करंट अफेयर की, ठीक है। मेरे लिए बनाओ, मार्क्स आपको आएंगे, ये 100% मैं कहता हूँ, ठीक है। वैसे वैसे फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो नोट्स होगा, वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जो हमारा कैंप प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कोसी मेची का कितना इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है स्टेट के अंदर ही है, इसलिए इंट्रा स्टेट कह रहे हैं, तो इसमें आपको 2,680 करोड़ लगेगा, ठीक है। अब कितने क्यूसेक जो होंगे वो डिस्चार्ज कैपेसिटी होगा इस प्रोजेक्ट में, तो पहले 15,000 था, उसको 20,000 क्यूसेक कर दिया गया है। PM जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखे हैं विक्रमशिला और कटरिया में एक रेलवे लाइन है, उसको रखा गया है, ठीक है। अब ये जो विक्रमशिला कटरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है वो आपको 2170 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है। इसी के साथ साथ अररिया और गलगलिया में, जो कि ठाकुरगंज के आसपास है, वहाँ पे भी एक रेल लाइन का इनॉग्रेशन हुआ है जो कि 4410 करोड़ का हुआ है, ठीक है। अब अररिया गलगलिया जो रेलवे सेक्शन है, इसको डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी के एम्बिट में लाया जाएगा अररिया एंड किशनगंज के बीच में। अब ये किशनगंज वही एरिया है जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कैंप बनाने की बात की जा रही थी और काफ़ी इशू आ रहा था। ये जो किशनगंज है, यहाँ से माना जाता है कि
इनफिल्टरेट होकर के बांग्लादेशी जो है वेस्ट बंगाल से इसमें इंटर करते हैं बिहार में, ठीक है। अब चलिए कह रहा है ऑन विच रूट, अब ये किशनगंज है, यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है बिहार में, यहाँ के पाइनएप्पल्स भी बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। ऑन विच रूट डिड द पीएम फ्लैग ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो जोगबनी से दानापुर, ठीक है, बिहार में ये किया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। कौन सी स्पेशल फैसिलिटी पीएम इनॉग्रेट किए हैं पूर्णिया में, ठीक है ना, तो एक 6 सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी है उसको इनॉग्रेट किया गया है पूर्णिया में ही। अब कह रहा है अंडर विच मिशन वॉज द 6 सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी एट पूर्णिया एस्टेब्लिश, तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एम्बिट में किया गया है, ठीक है। अब 5 लाख डोजेज जो होंगे वो 6 सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी प्रोड्यूस करेगी एनुअली, ठीक है। अब ये पूर्णिया में किया गया, ये पहला है अपने तरीके में, पहला है जो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट है ये। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम के एम्बिट में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 को कंडक्ट कराया गया है, तो नेशनल क्लीन एक्शन प्रोग्राम को एनकैप कहते हैं उसके एम्बिट में, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज की है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा ये किया गया है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। कौन सी सिटी है जो मिलियन प्लस, मतलब एक स्ट्रेंथ होता है कि मिलियन प्लस लोगों में 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी में, पॉपुलेशन कैटेगरी में क्लीनेस्ट सिटी है, तो वो इंदौर है। 200 पॉइंट 200 आउट ऑफ 200 पॉइंट मिला इनको, 1.5 करोड़ रुपीज़ से प्राइज मनी मिला है, ठीक है। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंटर कर गया है इंदौर। 16 लाख ट्रीज एक साल में लगाने की प्लांटिंग की बात की गई है, ठीक है ना। सेकंड कौन रहा है मिलियन प्लस कैटेगरी में, तो जबलपुर है जिसकी रैंक 199/200 स्कोर है और प्राइज मनी 1 करोड़ है, ठीक है। अब मिलियन प्लस कैटेगरी में तीसरे रैंक पे पहला इंदौर हो गया, दूसरा जबलपुर हो गया, तीसरा आगरा एंड सूरत हो गया, ठीक है। आगरा सूरत जॉइंटली है, ठीक है। अब यूपी से पढ़ रहे हो तो आगरा की रैंक जरूर याद रखना, ठीक है। चलो, और 3 से लेकर 10 लाख के पॉपुलेशन कैटेगरी में कौन सी सिटी टॉप की है, अमरावती है, ठीक है। कौन सी सिटी जो जॉइंटली रैंक की है सेकंड 3 से 10 लाख में, तो झांसी और मुरादाबाद यूपी की है। कौन सी सिटी है जो रैंक की है थर्ड इन 3 से लेकर 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में, तो वो है अलवर, याद रखिएगा अलवर, क्लियर है, राजस्थान के। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ लेस देन 3 लाख, तो 3 लाख से कम वाले में देवास जो है वो टॉप किया है, क्लियर है। अब चलिए, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹9,000 करोड़, तो ऐजवाल मिजोरम में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का एक प्रोजेक्ट था डिवाइन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, डिवाइन स्कीम, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डिवाइन स्कीम से क्या समझते हो आप, क्लियर है। अब कौन सी न्यू रेल लाइन क्रिएट किया गया है जिसमें 8,000 करोड़ के अप्रॉक्स में लगा है, तो वो आपको है बैराबी सायरंग न्यू रेल लाइन, ऐजवाल मिजोरम वाला केस। अब देखो क्या है कि ऐजवाल जो है जिसको कनेक्ट किया गया है इंडियन रेलवेज नेटवर्क से पहली बार, ठीक है। हाउ मेनी न्यू एक्सप्रेस ट्रेन डिड ही फ्लैग ऑफ, तो 3 एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है। बैराबी सायरंग न्यू रेल लाइन क्रिएट किया गया है ऐजवाल मिजोरम में, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप स्किप मत करना। तो ये हमारा नेशनल करंट अफेयर का पार्ट हुआ वन लाइनर सेगमेंट में। अभी भी कह रहा हूँ कि ये वन लाइनर सेगमेंट में है। अभी जाके देखोगे तो हम लोग अभी पीटीआर में ही हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। अब इसके बाद देख लो आप, जितने भी एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो ये नेशनल करंट अफेयर का कितना होगा, मुश्किल से हार्डली 1 2 3 4 5, मान लो ये अगर एक में 4 मान लेते हैं तो ये 25 से 30 होंगे, 30 से 35 मान लो, तो ये 30 हो गए नेशनल में। लेकिन मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके 100 प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसको बार बार आप रिवाइज करना, आप आराम से कर लोगे। इसके साथ हम लोग वन लाइनर बुक को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसकी आपको नोट्स डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी और उसकी साइक्लिकली हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। टेस्ट जो होगा, जैसे नेशनल करंट हुआ तो उसकी टेस्ट करा लेंगे, फिर इंटरनेशनल वन लाइनर हुआ उसकी करंट करवा लेंगे। करंट अफेयर जो होगा जिसकी टेस्ट होगी वो सिर्फ वन लाइनर नहीं होगा, उसमें आपको बहुत सारे स्टैटिक भी इंक्लूड करके दिया जाएगा, तो उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। स्टैटिक प्लस करंट, यही है कैंप। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो ISPC सिंप्लीफाइड एडमिन के नेम से, या फिर आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।